ठीक है, तो आईटी सर्विसेज आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये भी कंसीडर किया जाता है कि अगर आप अपने क्लाइंट को आईटी सर्विसेज देते हो तो आप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी को अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है या आप इस तरह का काम अपने क्लाइंट के लिए करते हैं, देन there are certain things that are required to be considered before giving the services। ठीक है भाई, क्या नेचर ऑफ सर्विस, मतलब आईटी भी बहुत डिफरेंट हो सकता है ना भाई। सर्विस आप क्या दे रहे हो, किस तरीके के आईटी सिस्टम्स आप डेवलप करोगे उनके लिए, एंड द एक्सटेंट टू विद द इम्पैक्ट और इंटरेक्ट विद द क्लाइंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और किस एक्सटेंट तक जाकर के वो आईटी सिस्टम आपके क्लाइंट के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इम्पैक्ट करेगा या इंटरेक्ट करेगा बेटा। तो पहले आपको देखना है कि भाई नेचर ऑफ सर्विसेज क्या है, आईटी सर्विसेज किस तरह की हम लोग सर्विस देने वाले हैं, और वो जो आईटी सर्विस हम लोग यहाँ पर डेवलप करेंगे वो कितना क्लाइंट की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये जरूरी है देखना। एंड द डिग्री ऑफ रिलायंस दैट द ऑडिट टीम विल प्लेस ऑन द आईटी सिस्टम, और उसके अलावा द थर्ड थिंग कि कल को जब हम ऑडिट करेंगे तो क्या इसको इस आईटी सिस्टम के ऊपर हम लोग रिलाय करेंगे, मतलब इट मे बी अ काइंड ऑफ इंटरनल कंट्रोल जिसके ऊपर रिलाय करके हम ऑडिट करने वाले हैं, तो क्या हम इसके ऊपर रिलाय करेंगे, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। करेंगे तो कितना रिलाय करेंगे, वो चीज है। आ गया समझ में, क्लियर है ये तीन चीजें? यस। ठीक है ना, तो द फर्म शुड कंसीडर ये कुछ तीन चीजें। अब ये कह रहे हैं कि भाई आपको इस तरह की आईटी सर्विस प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि द फर्म कैन प्रोवाइड, सॉरी, द फर्म कैन प्रोवाइड आईटी, तो इस तरह की आप आईटी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो जिसके अंदर हम लोग ऐसे आईटी सिस्टम्स बेटा डिजाइन करें और इम्प्लीमेंट करें दैट आर अनरिलेटेड टू इंटरनल कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब कि उस आईटी सिस्टम का कोई भी लेना देना आपके इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से नहीं है। सो इफ द सिस्टम, अगर हमको डेवलप कर रहे हैं वो इस तरीके का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, आप वो आईटी सर्विसेज कर सकते हो। कोई ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है दैट वाज डेवलप्ड बाय द ऑडिट फर्म एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन। ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि दुकान पे मिलता है, उसको ऑफ द शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डेवलप बाय चाहे भले वो हमने किया हो, ठीक है, डेवलप चाहे भले किसी ने भी किया हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आप कर सकते हैं, दैट वाज नॉट डेवलप्ड बाय द ऑडिट फर्म, तो हमारे द्वारा डेवलप नहीं किया गया है, ऑफ द शेल्फ है, दुकान पे मिलता है, क्लाइंट लेकर के आ गया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में हमने उसको मदद कर दी है, वो हमने सर्विस दी है उसको, वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना नहीं आ रहा था, वो हमने उसको कर दिया है। ठीक है, जिसके अंदर किसी तरह का कोई सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं होगी, दुकान में मिलता है, लोग खरीद के लिए आते हैं, अपने सिस्टम में कंप्यूटर लाके इंस्टॉल कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं, इस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो ये आप सर्विस दे सकते हो। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे ये चीज? यस सर। ठीक है, एंड इवेलुएटिंग एंड मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ सिस्टम डिजाइन और ऑपरेटेड बाय अनदर सर्विस प्रोवाइडर और एंटिटी। ठीक है, इसके अलावा कोई सिस्टम जो कि आपका क्लाइंट यूज नहीं कर रहा है लेकिन कोई थर्ड पर्सन यूज कर रहा है, ठीक है, माइट भी ऐसा है कि क्लाइंट आपका वो सिस्टम यूज करना चाहता है, तो उस सिस्टम का इवेल्युएशन करना, उसके ऊपर अपनी कोई रिकमेंडेशन देना। ठीक है, कोई अनदर सर्विस प्रोवाइडर अगर उसको यूज करता है, कोई एंटिटी उसको यूज कर रही है, तो ऐसे सिस्टम्स का एवेल्युएशन, आपका क्लाइंट को लग रहा है कि भाई हाँ ये सिस्टम हम भी लेकर के आए अपने बिजनेस में, तो उसने आपको अपॉइंट किया, उसने बोला कि मिस्टर ऑडिटर आप देखो कि ये सिस्टम कितना कैसा सिस्टम है, क्या है, तो वो सिस्टम आपने समझा, ठीक है, उसको इवेल्युएट किया और उसके ऊपर रिकमेंडेशन आपने दिए हैं, तो इस तरह की सर्विसेज दी जा सकती हैं। ठीक है, तो क्या क्या सर्विस आप दे रहे हो फिर से देख लो। आप ऐसे इंटरनल कंट्रोल्स, ऐसे आईटी सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से संबंधित नहीं हो, इंटरनल कंट्रोल या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड नहीं हो। ठीक है, आप ऑफ दी शेल्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करने में मदद कर सकते हैं जो आपने डेवलप नहीं किया है, ठीक है, और जिसमें सिग्निफिकेंट कस्टमाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे रिकमेंड ऐसे सिस्टम्स या जो कि कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे दैट इज अनदर सर्विस प्रोवाइडर और एंटिटी अगर उसको यूज कर रही है, तो उसके इवेल्युएशन करके उसके ऊपर रिकमेंडेशन दी जा सकती है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, इसके अलावा सब क्लाइंट सेफ गार्ड्स यही हैं इसके अंदर कि भाई अलग प्रोफेशनल यूज करेंगे वो तो होंगे भी अलग,
ऑडिटर्स, आप तो आईटी सिस्टम डेवलप करना नहीं सीख रहे ना, तो जनरली उसके लिए पूरी अलग ही टीम होगी, हो सकता है ऑडिट फर्म का एक अलग पूरा सेगमेंट और डिवीजन हो जो ये काम करता हो। ठीक है। और ऑडिट जब आप करेंगे तो आपको अपने आप को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट इसकी पूरी जिम्मेदारी ले रहा है कि ये आईटी सिस्टम्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। लिस्टेड क्लाइंट के लिए स्पेसिफिकली इन लोगों ने मना कर दिया कि भाई आईटी सिस्टम्स जो कि अ फर्म शैल नॉट प्रोवाइड आईटी सिस्टम सर्विसेज टू अ लिस्टेड क्लाइंट दैट फॉर्म सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जनरेट इंफॉर्मेशन, दैट इज इट। तो एक फर्म कोई भी ऐसा आईटी सिस्टम से संबंधित सर्विसेज नहीं देगी लिस्टेड फर्म को जो फॉर्म करती है सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और जनरेट, मतलब अगर लिस्टेड क्लाइंट है, आईटी सिस्टम की कोई सर्विस आप उनको देना चाह रहे हो, लेकिन वो सर्विस इट विल गोइंग टू बी फॉर्म सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ देयर कंट्रोल, मतलब जो आईटी सिस्टम डेवलप किया जाएगा, ठीक है, वो इंटरनल कंट्रोल्स का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होगा। ठीक है। ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, जनरेट करेगा इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन होगी, तो उससे रिलेटेड कोई भी सर्विस आप लिस्टेड क्लाइंट को नहीं देंगे। यहाँ सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा, क्योंकि है ना, ऑडिटर जाएगा जब ऑडिट करेगा तो फिर एज अ ऑडिटर जब आप जाओगे तो आपको सिस्टम के ऊपर अपना ओपिनियन फ्रेम करना पड़ेगा, आप उस पर रिलाय करोगे। ठीक है। तो अगर वो सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा कल को, तो हो सकता है कि यू विल, तो उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा इस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं रहो, इंडिपेंडेंट नहीं रहो कि भाई मैं इसके ऊपर क्या ओपिनियन दूं, क्या मैं इससे जो काम हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है वो बताऊं नहीं बताऊं, तो उसमें ये दिक्कत आ जाएगी। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes. ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों का आ जाता है वैल्यूएशन सर्विसेज के बारे में। ठीक है। अब वैल्यूएशन सर्विसेज क्या होती है? जहां पे आपको किसी एसेट की वैल्यू डिटरमाइन करनी हो, उसमें हम लोग वैल्यूएशन, जैसे आपसे फॉर एग्जांपल आपको किसी प्रॉपर्टी का वैल्यू बताना हो। ठीक है। ये काम देखो एक्सपर्ट्स के होते हैं, काम प्रोफेशनल्स के होते हैं, इसमें आप एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हो। ठीक है। तो वो ऑन सर्टेन हर चीज को वैल्यू करने के मेथड्स होते हैं, कुछ अजम्पशंस होते हैं, वो चीजें लेकर के वैल्यूएशन करी जाती है। ठीक है। तो क्या हम क्लाइंट के लिए वैल्यूएशन सर्विसेज कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस, जैसे टैक्स का पर्पस हो सकता है, लोन लेने के लिए कोई पर्पस हो सकता है, तो फॉर द डिफरेंट पर्पसेस क्या हम वैल्यूएशन कर सकते हैं? तो ये कह रहे हैं भाई, क्योंकि वैल्यूएशन करने से भी सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होता है एंड एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होता है, दो तरह के थ्रेड क्रिएट होते हैं, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप करना चाहते हो तो फिर से दे आर सर्टेन फैक्टर्स टू बी कंसीडर्स, पहले देखें कि वैल्यूएशन रिपोर्ट का क्या काम है, वो लोग लेने वाले हैं। क्या ये वैल्यूएशन रिपोर्ट पब्लिकली मेड होगी, क्या पब्लिकली इशूड की जाएगी, या फिर इसको प्राइवेटली ये लोग काम में लेने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोफेशनल जजमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है। The extent of client involvement in determining matters of judgment, the extent of client मतलब client को कितना ज्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे matters of जजमेंट में। एक सेकंड रुकना हो, एक सेकंड, एक सेकंड। एक मिनट रुकना है, मेरा कॉल आ रहा है, मैं अटेंड करना जरूरी है, एक सेकंड ना।
हाँ भाई, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम बात कर रहे थे वैल्यूएशन सर्विसेज की, ठीक है। तो आप ये देख लो कि भाई आप ये सर्विस देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, तो उसको ये इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन कंसिडरेशंस। भी क्या क्या चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी इस तरह की कोई भी सर्विस देने की। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि आप पहले ही देखो कि भाई आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट का क्या यूज है, क्या पर्पस है, कि किस पर्पस के लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट बनाई जा रही है, और क्या ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिकली यहाँ पे इश्यू करी जाएगी, विल बी मेड टू द पब्लिक, ये पब्लिकली अवेलेबल रहेगी। ठीक है, आ गया फर्स्ट पॉइंट समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट पे आए, यस और नो? यस सर। यस। ठीक है, उसके अलावा वैल्यूएशन करने में यहाँ पे मैटर ऑफ जजमेंट्स में क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट कितना है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ क्लाइंट इन्वॉल्वमेंट इन डिटरमाइनिंग द मैटर ऑफ जजमेंट। तो वैल्यूएशन जब आप करोगे तो बहुत सारे मैटर्स पे आपको ही निर्णय लेना होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि भाई वैल्यूएशन इस नेचर की है कि जिसमें आपको क्लाइंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर सर्टेन डिसीजंस टू बी टेकन, मतलब बहुत सारे डिसीजंस वो लेगा जिनको आप यूज में लेंगे और वैल्यूएशन करेंगे, वो आप देख लीजिए। सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है वो देख लीजिए। ठीक है, वेदर द वैल्यूएशन विल हैव मटेरियल इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देख लीजिए कि ये जो वैल्यूएशन करेंगे क्या इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई मटेरियल इफेक्ट आएगा। ठीक है, द डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द फ्यूचर इवेंट्स, मतलब कि फ्यूचर आप जो वैल्यूएशन कर रहे हो वो कितनी ज्यादा डिपेंड फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर है। ठीक है, क्या फ्यूचर इवेंट्स की वजह से आपकी वैल्यूएशन के अमाउंट में कोई बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी आ सकती है, बहुत अमाउंट में डिफरेंस आ सकता है, मेजर डिफरेंस हो सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं बेटा जो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या क्या फैक्टर्स हो गए? एक हो गया कि भाई यूज एंड पर्पस क्या लिया जाना है, क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट कितना है मैटर ऑफ जजमेंट्स में डिटरमाइन करने में, डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी आपकी कितनी इंपैक्ट है, मटेरियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना मटेरियल इम्पैक्ट है, और फ्यूचर इवेंट्स की वजह से कितनी वॉलेटिलिटी आ सकती है आपके अमाउंट, जो भी अमाउंट आप वैल्यूएशन निकालेंगे। ठीक है, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? जल्दी बताओ भाई, आगे समझ में आया ना, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ऐसे केसेस में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि भाई ये सब चीजें आप देख लो, कंसीडर कर लो, उसके बाद इस निर्णय पे पहुंचे कि भाई आपको सर्विस देनी है। इस थ्रेड का एनालिसिस करते वक्त कि भाई ये सर्विसेज हम लोग देंगे तो उससे थ्रेड क्रिएट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कुछ वैल्यूएशंस में इतना सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं है देन इट्स फाइन, वैल्यूएशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिए गवर्नमेंट हर प्रॉपर्टी की रेट डिटरमाइन, हर एरिया के अंदर क्या होता है, जैसे आप जहाँ पे रहते हो ना, तो अगर आपका क्लाइंट चाहता है कि आप एक प्रॉपर्टी का वैल्यू करें, उसकी एसेट कोई है उसके पास फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स हो सकता है, कोई भी दूसरा पर्पज हो सकता है। मान लीजिए उसको बेचना चाहता है, तो वो चाहता है कि भाई आप इसकी वैल्यू बताइए कितनी है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट रेट डिटरमाइन करती है आपके एरिया की, कि इस एरिया के अंदर 1 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड का इतना रेट होगा। तो आप आपकी प्रॉपर्टी है तो मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड पे है या 1100 स्क्वायर फीट ऑफ लैंड पे है, तो वो आप उसके बेसिस पे निकाल सकते हो कि हाँ भाई इसकी वैल्यूएशन होगी। फिर कंस्ट्रक्शन हुआ होगा तो कंस्ट्रक्शन में कितना ऐड होगा, उसके ऊपर आपने 2 मंजिला मकान बना रखा है, किस स्थिति में बना रखा है। ठीक है, तो उसमें वो फिक्स है, मतलब वो वैल्यूएशन में 30% उसका लेंगे या 40% कंस्ट्रक्शन का लेते हैं, तो इस तरीके से वैल्यूएशन करी जाती है। तो वो जो टेक्निक है यहाँ पे वैल्यूएशन का, जब आप उसको देखेंगे तो वो टेक्निक वेल एस्टेब्लिश्ड है। उसमें बहुत ज्यादा फर्क आपको अलग अलग वैल्यूअर्स की वैल्यूएशन में देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2-5% का फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। आप किसी भी वैल्यूएशन कराओगे तो लगभग लगभग एक जैसी वैल्यूएशन आपको दे देगा। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो यस। अगर वैल्यूएशन में जो है वो सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है कि भाई हम क्यों इसकी वैल्यू ये कर रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब जो प्रोसीजर्स हैं, जो अजम्पशंस हैं, वो वेल एस्टेब्लिश्ड बाय लॉज हैं, टेक्निक्स हैं यहाँ पे वेल एस्टेब्लिश्ड, तो इस तरह की वैल्यूएशन करी जा सकती है। ठीक है, अदरवाइज अगर सब्जेक्टिविटी बेटा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है ना, मतलब आप जो कर रहे हो सकता है कि दूसरा वैल्यू और उस करे वैल्यूएशन तो एक डिफरेंट वैल्यूएशन आए, बहुत फर्क हो दोनों के बीच में। ठीक है, तो ऐसे केस में वो वैल्यूएशन आपको नहीं करनी चाहिए। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े इसको, नॉन लिस्टेड क्लाइंट लिस्टेड क्लाइंट के लिए क्या अलग फर्क डिफरेंस इन लोगों ने दिया हुआ है भाई? यस सर। ठीक है,
नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए लोग बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन सर्विसेज आपको नहीं shall not be provided। तो अगर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और वैल्यूएशन का मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगा तो हम सर्विस नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ लिस्टेड क्लाइंट के लिए सिर्फ इतना बोला हुआ है कि अगर कोई भी अमाउंट मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फिर चाहे बोलिए उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है नहीं है, बाकी सब चीजें साइड में रख दो, तो अगर कोई भी चीज इफ इट इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डलेस ऑफ द सब्जेक्टिविटी, तो कुछ चाहे बोली बहुत कम सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व थी लेकिन वो अमाउंट जो था वो मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है, वैल्यूएशन सर्विसेज, उसके लिए आप क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे वैल्यूएशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, आगे समझ में, यस और नो, यहाँ तक आगे भी बात समझ में, जल्दी बताओ, हाँ या ना। यस सर। बाकी यस सर। सेफ गार्ड्स और कुछ नहीं, सेम ही सेफ गार्ड्स है आपके पास। आपके पास इस काम को करने के लिए अलग प्रोफेशनल्स होने चाहिए, अलग टीम होनी चाहिए, ठीक है, और एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। जो आपने ऑडिट करी है उसको वापस से रिव्यू करने की, वो नॉट इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, और ये भी आपका वो पर्सन होगा जो यहाँ पर मतलब कहने का मतलब जो आपके ऑडिट टीम का पार्ट नहीं रहा है। चलिए, नेक्स्ट आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज आ जाती हैं। अब फाइनेंस सर्विसेज मतलब फाइनेंशियल, कहाँ से पैसा आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, ये हमारी कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। ठीक है, और भी कुछ होती हैं जैसे कि भाई आपको कोई पैसा अगर अरेंज करना है फ्रॉम सेलिंग ऑफ द एसेट्स, तो कैसे डिस्पोज होगा, क्या होगा, तो इन सब चीजों में क्या हम उसको दे सकते हैं, अपने क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते, तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप ऐसी सर्विसेज देते हो तो इससे सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेड एज वेल क्रिएट होता है। अगर आप ऑडिटर अपने क्लाइंट को मदद करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजीज बनाने में, ठीक है, उसके लिए पॉसिबल टारगेट्स आइडेंटिफाई करने में, फॉर द ऑडिट क्लाइंट टू एक्वायर पॉसिबल टारगेट्स मतलब उसके पॉसिबल कस्टमर्स, पॉसिबल मार्केट्स, वो डिस्पोजल ट्रांजैक्शंस यहाँ पे मतलब कि उसको एसेट बेचना है तो उसमें उसको मदद कर रहा है, फंड रेज करने में मदद कर रहा है, स्ट्रक्चरिंग एडवाइस में मदद कर रहा है। स्ट्रक्चरिंग मतलब जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके ऊपर एडवाइस कर रहा है। ठीक है, तो इन सब सर्विसेज को देने से सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होते हैं बेटा। अगेन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कह रहे हैं कि भाई इसमें आपका थ्रेट कम है या ज्यादा है, वो इन फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। आप जो सर्विसेज दे रहे हो उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट कितना ज्यादा है। अब देखो ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें इसके अंदर ये हो जाएगा कि हाँ भाई एक सब्जेक्टिविटी एक ऐसी चीज है जो हर किसी के अंदर होती है, बेटा जहां जहां सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है अपने आप को दूर रखो उस काम से, है ना। ये चीज है, मटेरियल इफेक्ट अगर उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूर रखो। सब मोस्टली ये दो पॉइंट्स आपको सबके अंदर मिलेंगे, है ना, सब में मिल रही हैं चीजें। यस सर। ठीक है, वेल प्रैक्टिस ऑफ स्टेब्लिश प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, रूल्स नहीं है, वो सब चीजें अपने आप को दूर रखो, जहां स्टेब्लिश प्रैक्टिस हो वो काम करो। ठीक है, ताकि आपके ऊपर आरोप नहीं लगे कि भाई काम ही गलत किया है आपने। ठीक है, तो ये चीजें आपको सब में कॉमन मिलेंगी, तो इसलिए याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं है इन चीजों को, एक दो चीजें नहीं आएंगी बाकी वही चीजें रहेंगी उसके अंदर। ठीक है भाई, समझ में आ गया है, हाँ या ना। आगे के समझ में, हाँ या ना, यस यस और नो सर। तो बोलो। चलिए आगे बढ़े इसको। और तीसरी जो बोल रहे हैं कि भाई आपकी कॉर्पोरेट फाइनेंस की एडवाइस जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आपने एडवाइस किया, अब वो एडवाइस इफेक्टिव है नहीं, इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। मतलब आप एडवाइस कर रहे हो और उसके बाद उनको एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर देना पड़ेगा, करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। ठीक है, वैसे ही प्रेजेंटेशन होगा तभी वो एडवाइस इफेक्टिव होगी, अदरवाइज उस एडवाइस की कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। चलिए आगे बढ़े, यहाँ पे इसको करना क्या है, आपको प्रोफेशनल्स अलग ऑडिट टीम की से अदर देन अपॉइंट करने जो काम करेंगे, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर आपका होना चाहिए जो आपकी ऑडिट टीम का पार्ट नहीं रहा हो। ठीक है, अच्छा, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल सर्विसेज में कुछ सर्विसेज इन लोगों ने प्रोहिबिट कर दिए, जैसे आप अपने क्लाइंट के लिए उसके शेयर्स को प्रमोट नहीं करेंगे, उनमें डील नहीं करेंगे, उनको अंडरराइट नहीं करेंगे, ये प्रोहिबिटेड है। 610 आपका क्लियरली प्रोहिबिट कर रहा है, तो प्रोहिबिटेड होती है तो फिर वो बिल्कुल मना होती है कोई चीज, है ना, यही होता है। यस सर। ठीक है,
उसके अलावा कोई ऐसी एडवाइस जिसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है पर्टिकुलर अकाउंट ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन पे, तो वो इफेक्टिवली तभी है जब उसको पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया गया है या उसको पर्टिकुलरली उस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट, तो आपकी इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवाइस उस चीज के ऊपर डिपेंड होगी। तो हो गई तो वो नहीं करना है सर हमको, क्योंकि आपका क्लाइंट ने अगर वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं दिया है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आपकी एडवाइस जो है वो इनइफेक्टिव रहेगी, मतलब फिर उसका कोई मतलब नहीं है देने का। ठीक है, ऑडिट टीम के ऊपर रीजनेबल डाउट है, ऑडिट टीम हेल्थ का रीजनेबल डाउट है ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ऑडिट ट्रीटमेंट को लगता है कि भाई पता नहीं इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, तो हम एक सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, वी कुड नॉट सजेस्ट कि भाई क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इसका। तो आप बताओगे कि भैया ये मैनेजमेंट का काम है ना एक सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ढूंढना, कि ऑडिटर का काम है सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना, आपको किसका काम है? किसका काम होता है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको एक सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना किसकी जिम्मेदारी है, हाँ या ना? मैनेजमेंट। 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 तो ऑडिटर कह रहा है भाई मेरे को तो रीजनेबल डाउट है, तो मैं खुद ही एडवाइस करूंगी ये चीज तो सही नहीं रहेगा। तो आप अगर करना चाहते हो दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुड हैव बीन हैपेंड, तो आप उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, और आउटकम का मटेरियल इफेक्ट अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं देनी है सर्विसेज, सिंपल सी बात है। आगे समझ में आया ना, यस और नो? यस। क्लियर है? इसी तरीके से हमारे पास लीगल सर्विसेज आ जाती हैं। लीगल सर्विसेज से भी बेटा सेल्फ रिव्यू एंड एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होते हैं। लीगल सर्विसेज सिर्फ लीगली ट्रेन्ड ऑथराइज्ड पर्सनल्स को देनी चाहिए। फिर भी अगर आपसे कोई किसी तरह की लीगल सर्विस मांगी गई है तो फिर से वही देख लो कि मैटर कितना मटीरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और कॉम्प्लेक्सिटी लीगल मैटर में कितनी इन्वॉल्व है, डिग्री ऑफ जजमेंट कितना हो। ठीक है, ये अगर सर्विसेज आप देते हो, अगेन डिफरेंट प्रोफेशनल यूज करने पड़ेंगे, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा। अ पार्टनर एम्प्लॉय ऑफ द फर्म मस्ट नॉट एक्ट एज अ जनरल काउंसिल फॉर, हमारा कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय फर्म के लिए जनरल काउंसिल की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। जनरल काउंसिल वो पर्सन होता है जिससे आप जनरली हर मैटर में एडवाइस लेते हो, उसको हम लोग जनरल काउंसिल कहते हैं, सिंपल सी बात। A firm shall not act in advocacy role for an audit when the amounts, और इसके अलावा आपको एडवोकेसी रोल में नहीं आना चाहिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मटेरियल इन्वॉल्व हो। आगे भाई समझ में क्लियर है यहाँ तक, यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता दो, सिंपल सी चीजें हैं। चलिए आगे तो अच्छी बात। नेक्स्ट हमारा टेम्पररी पर्सनल असाइनमेंट्स, मतलब छोटे छोटे असाइनमेंट्स। ये कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक उन्होंने बोला लोन ऑफ पर्सनल में क्रिएट सेल्फ रिव्यू एडवोकेसी एंड, अब आप लोन ऑफ पर्सनल, ठीक है, लोन ऑफ पर्सनल मतलब अगर अभी तक बात ऐसी चल रही थी क्या ऑडिट फर्म क्लाइंट से लोन ले सकती है क्या? क्या ऑडिट क्लाइंट के एम्प्लॉयज हमसे लोन ले सकते हैं क्या? जल्दी बताओ। नहीं, अरे सॉरी, ये वो वाला लोन नहीं है, सॉरी, ये वो वाला लोन नहीं है, सॉरी ना। ये है एम्प्लॉय को टेम्पररी, ध्यान से सुनना, ये है एम्प्लॉय, कौन सी फर्म का एम्प्लॉय है? ये हमारा ऑडिट फर्म का एम्प्लॉय है। ठीक है, तो ये क्या इस ऑडिट फर्म के एम्प्लॉय को हम लोग टेम्पररी बेसिस पर क्लाइंट को काम करने के लिए दे सकते हैं क्या? लोन मतलब ये वाला लोन है कि भई हाँ ये उधार पे ले लो काम, लोन टू द लोन ऑफ पर्सनल है ये, कि क्या हम ऑडिट फर्म अपने एम्प्लॉय को टेम्पररी बेसिस पर क्लाइंट के पास काम करने के लिए भेज सकते हैं क्या? इट इज कॉल्ड एज लोन ऑफ पर्सनल। आ गया समझ में, आया ना? यस सर। यस। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई आपका स्टाफ लोन्ड किया जा सकता है, कहने का मतलब आप अपने एम्प्लॉय को वहां काम करने के लिए भेज सकते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन कि वो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं परमानेंट तो उसको वहां भेज दिया, टेम्पररी आपके पास अब काम कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, लोन पीरियड आपका शॉर्ट होना चाहिए। और वहां पर भी वो पर्सन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम नहीं करे, मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि ये पर्सन जब आपने उसको दिया है तो टेम्पररी किसी काम के लिए लेके करने के लिए गया, लेकिन उसको वहां पर जाके मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम नहीं करनी, मैनेजमेंट अपना काम खुद करेगा।
उस काम में मदद के लिए शायद आपने उसको भेजा हुआ है, वो कर देगा, लेकिन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अज्यूम नहीं करेगा। क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग दी पर्सन, और उस पर्सन के डायरेक्शन एंड सुपरविजन के लिए क्लाइंट रिस्पॉन्सिबल है। आपने उसको उनको दे दिया ना काम करने के लिए कि ठीक है इससे काम करा लो एडिशनली, अगर आपको चाहिए, तो फिर उसका डायरेक्शन एंड सुपरविजन आप नहीं करोगे, फिर वो वही वही क्लाइंट ही उसको बताएगा कि क्या काम करना है। वो जरूरी भी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करते हो तो आप फिर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है जो भी उसने वहां पे काम किया वो सही किया नहीं किया, फिर आपको उसको ऑडिट करोगे तो सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होगा। तो वो आपने उसने जो भी काम कराया उसे क्लाइंट ने कराया, तो क्लाइंट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी भाई जो भी काम उसने किया गलत किया सही किया। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ पे, यस और नो? yes sir, ठीक है। उसके अलावा अगर इस तरीके से आपने कोई पर्सन दिया हुआ है क्लाइंट को, तो एडिशनल रिव्यू हमको करना पड़ता है, जो भी हमारे पर्सनल ने, जो भी हमारे एम्प्लॉय ने वहां पे काम किया है ना, उस काम का एडिशनल रिव्यू होगा। ठीक है, ऑडिट टीम में इसको फिर नहीं लेंगे, लेंगे नहीं ना, वो वहां पे काम करने के लिए भेज दिया तो आप इसको ऑडिट टीम में मत लीजिए। ठीक है, और ना ही कोई ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। ठीक है, नॉट गिविंग द लोन पर्सन ऑडिट फॉर एनी फंक्शन, तो जो उसने वहां काम किया था, अगर मान लीजिए आपने उसको टीम में रखा भी है, तो वहां उसने जो काम किया था उससे रिलेटेड कोई ऑडिट की जिम्मेदारी आप उसको नहीं देंगे। उस एरिया के ऊपर जब ऑडिट होगी तो वो नहीं करेगा, बाकी दूसरे लोग करेंगे। चलिए, आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? yes sir, ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा क्या, और अब ये भी इन्होंने बताया कि हो सकता है कि ऑडिट जो क्लाइंट है आपका, उसके यहाँ पे आपका कोई एम्प्लॉय, फर्म का कोई एम्प्लॉय या आपका कोई पार्टनर या आपके ऑडिट क्लाइंट पे डायरेक्टर ऑफिसर लेकर के रह करके आ गया है। अब उससे पहले पढ़ा था उल्टा पढ़ा था हम, वो हमने पढ़ा था ऑडिट क्लाइंट के पास जाना चाहता है या चला गया है। अब मान लो कि पहले काम ही वही करता था, अब छोड़ करके अब ऑडिट फर्म में आ गया, ये भी हो सकता है कि अब छोड़ करके ऑडिट फर्म में आ गया। पहले हमारी ऑडिट क्लाइंट के यहाँ पे कोई डायरेक्टर था या ऑफिसर है, तो ऑफिसर वहां काम कर रहा था, वहां जॉब कर रहा था, फिर वो छोड़ करके जो है वो यहाँ पर आ गया। तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा इससे, क्योंकि उसने वहां पर काम किया हुआ है भाई। यहाँ पे हमारे ऑडिट क्लाइंट के यहाँ पर ये हमारा जो पर्सन है, he was working there, he was directed to the audit client, in the audit client। ठीक है, नाउ इसने काम किया है यहाँ पे, yes work there, now he comes to the, कि अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे ऑडिट फर्म में काम करने में, तो ये छोड़ करके आ गया, और ये नाउ ही बिकम्स आवर एम्प्लॉय, ये हमारा एम्प्लॉय बन गया है, या हमारा पार्टनर बन गया है। तो जब इस काम की ऑडिट होगी तो इस ऑडिट को आप इसको करने में लगाओगे क्या, ये बताओ? ये सेल्फ रिव्यू हो गया, ये तो खुद ही काम करके आया था, वहां पे काम करता था, अब ऑडिट में आ गया, तो अब इसको सेल्फ रिव्यू, अपने काम को खुद रिव्यू करेगा क्या ये, यस और नो? no sir, नहीं करेगा। तो इससे एक सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में अ पार्टनर और एम्प्लॉय शेल नॉट सर्व एज डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द ऑडिट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका कोई पार्टनर या एम्प्लॉय ऑडिट क्लाइंट के यहाँ पे एज अ डायरेक्टर ऑफिसर काम करे, टेम्पररी भी नहीं करे, परमानेंट तो छोड़ो। ठीक है, तो उसके लिए अगर किया है तो उसके लिए आपको प्रॉपर फिर सेफगार्ड लेने पड़ेंगे। कंपनी सेक्रेटरी फॉर एन ऑडिट क्लाइंट्स अनलेस परमिटेड, एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी काम नहीं करेंगे अनलेस आपको ऊपर लोकलाइजेशन परमिट नहीं करता है। मैनेजमेंट सभी रिलेवेंट डिसीजंस लेगा एंड द ड्यूटीज परफॉर्म्स आर रूटीन, तो ये तभी पॉसिबल है जब मैनेजमेंट खुद रिलेवेंट डिसीजंस ले। ड्यूटीज जो आपने दी हैं एक पार्टनर और एम्प्लॉय को, वो रूटीन नेचर की और एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की, तो ये काम किया जा सकता है। अगर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग देखो, कहीं भी आप रूटीन नेचर का काम करते हो वो चलता है। ठीक है, क्योंकि वहां आप डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग आ जाती है वहां फिर सेल्फ रिव्यू थ्रेड की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि रूटीन नेचर के काम में गलतियां होंगी चलेगा, डिसीजन ही गलत लिया हुआ है तो वो ज्यादा ज्यादा मटेरियल इफेक्ट उसका होता है ना भाई, ये सुनो। yes sir, ठीक है, क्लाइंट का जो ऊपर मैंने बात बताई कि क्लाइंट का स्टाइल आपका तो सेल्फ इंटर सेल्फ रिव्यू और फैमिलिटी सेट सब तरीके क्रिएट होते हैं। आपके यहाँ पर काम करने वाला एम्प्लॉय रिसेंटली वहां पे डायरेक्टर और एम्प्लॉय लेकर के आया हुआ है। ठीक है, when service with the audit client was prior to the period covered by the auditor report, the significance of the threat will depend on the position the individual held with client, the length of the time since the individual left the client, the rule। तो
when the service of the audit client was prior to the period covered by the auditor report। तो आपका जो एम्प्लॉय था उसकी सर्विस ऑडिट क्लाइंट की वो प्रायर टू द पीरियड कवर्ड बाय उस पीरियड से पहले की है जो पीरियड आपकी ऑडिट रिपोर्ट कवर करता है। अब आपकी ऑडिट रिपोर्ट कौन सा पीरियड कवर करता है? से फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 2023 और 24 कवर करता है, ठीक है। एंड द सर्विस विद द ऑडिट क्लाइंट वाज प्रायर टू द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्ट। तो वो जो आपका एम्प्लॉय काम करके आया है वो काम करता था प्रायर टू दी पीरियड, मतलब 2022 और 2023 के अंदर। तो इस पीरियड में जिसको आप ऑडिट कर रहे हो, इस पीरियड में वो एम्प्लॉय नहीं था, इस पीरियड से पहले वो एम्प्लॉय था, 2022 और 23 के अंदर वो एम्प्लॉय था, ठीक है ना। दिस वाज द पीरियड ही वाज एम्प्लॉय इन द ऑडिट क्लाइंट, ठीक है। इस पीरियड में उसने काम किया है। आगे बात समझ में यहां तक आया ना? एग्जाम्पल समझ में आ रहा है ये Yes, सुनो। sir. तो दिस वाज द पीरियड ही वाज एम्प्लॉयड। तो अब यहाँ पे अगर ऐसी सिचुएशन है, क्योंकि वैसे ही ठीक है कि भाई जिस पीरियड की आपने ऑडिट करी है उस पीरियड में तो वो नहीं था, लेकिन उससे पहले था, तो आपका थ्रेट इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उस टाइम पे जब वो 22-23 में काम कर रहा था तो क्या पोजीशन उसकी थी यहाँ पे, कितने पहले से वो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द टाइम सिंस द इंडिविजुअल लेफ्ट द क्लाइंट, ठीक है ना। कितने टाइम से काम कर रहा है और कितना टाइम उसको एग्जैक्टली छोड़े हुए हो गया है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ टाइम सिंस द इंडिविजुअल लेफ्ट द क्लाइंट, कितने टाइम पहले वो छोड़ करके आ गया। द रोल ऑफ द ऑडिटिंग मेंबर, और उसके अलावा उसका क्या रोल है, ठीक है। रोल ऑफ द ऑडिटिंग मेंबर, उसका क्या रोल है ये आपको देखना पड़ेगा। आ गया समझ में यहाँ पे? या सुनो, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर थ्रेट आपका डिपेंड करता है। आगे भी समझ में? ये सुनो। Yes, Yes, sir. ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं। नाउ नेक्स्ट व्हाट दे से, द ऑडिटिंग शुड नॉट इंक्लूड इंडिविजुअल्स हु ड्यूरिंग द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिटर रिपोर्ट हैव सर्व्ड एज। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय यहाँ पे 2023 2024 के पीरियड, जो कि पीरियड अंडर ऑडिट है, ये पीरियड अंडर ऑडिट है, हमारी ऑडिट रिपोर्ट जो बनेगी वो इस पीरियड के लिए बनेगी, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन आपके यहाँ पर काम कर रहा है, ही वॉज एम्प्लॉय एट दिस टाइम इन दी क्लाइंट कंपनी, तो ऐसे पर्सन को हमको हमारी ऑडिट टीम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यहाँ रिस्क बहुत ज्यादा है, मतलब ये सेल्फ रिव्यू क्रिएट हो गया एक तरीके से। आप सेल्फ रिव्यू की इस पीरियड में वो काम कर चुका है, यही पीरियड अंडर ऑडिट है, उसी पीरियड की ऑडिट करने के लिए आपने उसको अब टीम में रख लिया, तो यहाँ पे वो अपने काम का सेल्फ रिव्यू करेगा, इट विल बी अ थ्रेट। तो हम उसको इस पीरियड की ऑडिट के लिए अपनी टीम में नहीं रखेंगे। हो सकता है आपकी फर्म में, लेकिन अपनी टीम में उसको ऑडिट के लिए नहीं रखेंगे। आगे समझ में? यस और नो? Yes, sir. ठीक है। yes, sir. और ये तो इन्होंने स्पेसिफिक बता दिया, लेकिन अगर इससे पहले का था, जो ऊपर वाली सिचुएशन थी 2022-23 में वो काम करता था, ठीक है, मतलब ही वॉज एम्प्लॉय विद द ऑडिट क्लाइंट प्रायर टू द पीरियड कवर्ड बाय द ऑडिट पीरियड, जो पीरियड कवर करता है उससे पहले था, तो ऐसे पीरियड में उसको टीम में रखा जा सकता है। लेकिन ऐसे पीरियड में आपको एक अप्रोप्रिएट रिव्यूअर अपॉइंट करना पड़ेगा, जो यहाँ पे इस काम को क्या करेगा, रिव्यू करेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं एडवोकेसी थ्रेड्स। वो थ्रेड्स जिनमें कि आपने अपने क्लाइंट को किसी अथॉरिटी, किसी कोर्ट के सामने रिप्रेजेंट किया हो, जहां उसकी वकालत की गई हो, जहां आपने उसकी तरफदारी की हो, तो वहां आपकी एडवोकेसी थ्रेड्स है। सो टेकिंग साइड, जहां भी आप अपने क्लाइंट की साइड ले रहे हो, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो उससे हम लोगों के एडवोकेसी थ्रेड्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि भाई कोई मैटर जिसमें आपने उसको रिप्रेजेंट किया इन कोर्ट, जब वो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेवेंट है, आपने क्लाइंट के बिहाफ पे फाइनेंस नेगोशिएट किया है, ठीक है, आपने इनमें सब में एडवोकेसी थ्रेड्स है, मतलब ये अपन ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो उसको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोन ऑफ पर्सन, आपने अपने एम्प्लॉय को, आपने अपने ऑडिट क्लाइंट को अपने लोग दिए काम करने के लिए, आपने उसके लिए वैल्यूएशन सर्विसेज दी है, आपने उसके लिए टैक्स सर्विसेज दी है, इन सब में एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होता है।
आ गया समझ में? इसी तरीके से हमारे इंटिमिडेशन थ्रेट्स होते हैं। इंटिमिडेशन थ्रेट्स का मतलब होता है जब आपके ऊपर दबाव है, आपको डर है, ठीक है? तो इसको अलग से समझाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो कुछ थ्रेट्स हम लोग ऊपर पढ़ के आए उसमें इंटिमिडेशन थ्रेट्स भी है, जैसे फीस की डिपेंडेंसी, जैसे गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी हो गया, जब से फैमिली एंड पर्सनल रिलेशनशिप में रिक्रूटमेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड कर ली है उनको, क्लाइंट के साथ आपका एम्प्लॉयमेंट रहा हुआ है, ऑडिट फर्म और क्लाइंट के बीच में कोई लिटिगेशन प्रोस्पेक्टिव है या एक्चुअल लिटिगेशन है, तो इन सब से इंटिमिडेशन थ्रेट भी फर्दर क्रिएट हो। बस ये चीज आ गया। बस समझ में एडवोकेसी थ्रेड भी हम लोगों का खत्म हो गया है ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, Yes, नेक्स्ट हम, sir. हाँ, नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो एथिक्स है, वो एथिक्स हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट एथिक है बेटा। आपके पास ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो बिना क्लाइंट की परमिशन के और बिना लीगल रिक्वायरमेंट के आप उसको किसी भी थर्ड पर्सन के साथ शेयर नहीं करेंगे। वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने तक अपने पास रखनी है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एथिक, ठीक है? तो क्लाइंट आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, ठीक है? वो ट्रस्ट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? अब क्लाइंट आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे आती है? द फर्म और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन आपके पास फर्म से आ रही है, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन से आ रही है, ठीक है? आपके बिजनेस रिलेशनशिप्स की वजह से आ रही है, दैट इज करंट क्लाइंट्स एंड प्रीवियस क्लाइंट्स। आपके प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट्स और एम्प्लॉयर्स की वजह से आ रही है। तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में भी ऑब्टेन, तो यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आपको फर्म से मिलती है, एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब फर्म के सारी इंफॉर्मेशन आपको आपके क्लाइंट से नहीं मिल रही है, क्लाइंट से मिल रही है, क्लाइंट के साथ और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस कर रही हैं उन लोगों के साथ से इनसे भी मिलती है। कई बार हम जैसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज देते हैं, बैंक को लेटर भेज देते हैं, तो वहां से भी तो इंफॉर्मेशन मिलती है ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इवन हम लोगों ने देखा है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन प्रीवियस ऑडिट्स अगर हमने करी है तो वहां से भी मिलती है, ठीक है? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अलग अलग सोर्सेज से आपके पास आती है। आपकी ड्यूटी है कि इसको आप अपने तक रखें, किसी और को नहीं बताएं, ठीक है? अब ये यहाँ पर ये चीज है कि क्या ऐसी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जब ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़े? तो ये किन सर्कमस्टांसेस में परमिसिबल है, एथिकल है, ये करना पड़ेगा, ठीक है? तो व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ, ठीक है, सिंपल सी बात है, इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी, अगर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ तो जो अथॉरिटी आपसे कानूनी रूप से जानकारी मांगती है only be disclosed with proper and specific or when there is a legal or professional right or duty। तो आपकी कानूनी लीगल ड्यूटी या प्रोफेशनल ड्यूटी या कोई स्पेसिफिक अथॉरिटी आपसे मांगती है तो उसको ही आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी चाहिए। डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अदर प्रोविजन ऑफ एविडेंस इन द कोर्स ऑफ, कोई लीगल कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, कोई लिटिगेशन चल रहा है, वहां आपको बुलाया गया कि भाई इनके डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप आइए, तो आपको जाना पड़ेगा। disclosure to the appropriate public authority of infringement of the law that come to the line। ये हो सकता है कि भी ऑडिटर के ऊपर ड्यूटी कास्ट करी गई हो कि इन्होंने अगर कानून की एक मेजर लॉ की पालना नहीं करी है तो आपको पब्लिक अथॉरिटीज को कंप्लेन करनी है या उनको बताना है, डिस्क्लोज करना है, तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप कंपनीज पर पढ़ेंगे तो फ्रॉड रिपोर्टिंग उसके अंदर दिया हुआ है कि अगर ऑडिटर को 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की फ्रॉड, मतलब इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, यूके का अलग हो सकता है, तो इंडिया में जो अगर फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में दिया हुआ है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा का बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है ना, तो उस केस में आपको हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसको रिपोर्ट करना पड़ता है। एक सील्ड एनवलप में आप वो रिपोर्ट भेजते हो कि भाई इस कंपनी के अंदर इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है जिसके अंदर अमाउंट इन्वॉल्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, दूसरे केस में इट इज परमिट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ बट इट इज परमिटेड बाय लॉ एंड इज ऑथराइज्ड बाय द क्लाइंट और द एम्प्लॉयर। तो परमिटेड बाय लॉ का मतलब भाई ऐसी जानकारी जिसको देने के लिए बाय लॉ यू आर परमिटेड, यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, और यहाँ पे आपको क्लाइंट खुद कह रहा है कि ठीक है भाई ये इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हैं, और द एम्प्लॉयर या फिर जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको यहाँ पे क्लाइंट ऑडिट करने के लिए रखा है। देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज वी आर नॉन, और इसके अलावा हो सकता है कि भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, लॉ आपको परमिट भी नहीं कर रहा, लॉ आपको प्रोहिबिट भी नहीं कर रहा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे आप, लेकिन यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी बनती है इसको डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है? कि ये बताना पड़ेगा टू कंप्लाई विद द क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसी और अदर प्रोफेशनल बॉडी टू, दीज आर द सर्टेन एग्जांपल्स, हां, कि भाई क्वालिटी रिव्यू ऑफ एसीसी को कंप्लाई किया है या नहीं किया गया है,
टू रिस्पॉन्ड टू एन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन बाय एसीसी और रेगुलेटरी बॉडी। तो एसीसी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, तो आपको बताना पड़ेगा। एसीसी कोई स्टैट्यूटरी बॉडी तो नहीं है, रेगुलेटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी में फर्क होता है। एसीसी खुद गवर्नमेंट नहीं है, इट इज ओनली अ बॉडी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। यहाँ पे आप वो बॉडी हो जो पढ़ाओगे लोगों को, जो डिग्री दोगे, बट आप स्टेट तो नहीं हो, आप सरकार खुद तो नहीं हो, है ना भाई? फर्क है दोनों के बीच में। Yes. ठीक है, तो आपकी एसीसी अगर आपसे कोई जानकारी मांगती है तो इट बिकम्स योर प्रोफेशनल ड्यूटी। और अगर एसीसी को इंफॉर्मेशन देना वो बाय लॉ प्रोहिबिटेड नहीं है, ऑल्दो इट इज नॉट परमिटेड इवन, तो आपको वो जानकारी देनी चाहिए। आ गया भाई? समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो ये चीजें? Yes, sir. ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको डिस्क्लोज करना है आपको, वो डिस्क्लोज करना है नहीं करना है, वो आपको कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई क्या नुकसान होगा डिस्क्लोजर से, क्या वेदर ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड। तो क्या जो भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, ठीक है, is known and substantiated means it is verified। substantiate करने का मतलब होता है क्या वो इंफॉर्मेशन वेरीफाइड है या नहीं है। आप किसी को अपने क्लाइंट के बारे में कोई बात डिस्क्लोज कर रहे हो तो वो आपको सब्सटेंशिएट कर लेनी चाहिए कि वो बात सही है, वो वेरीफाइड बात है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, तो क्या आपको सारी इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन पता है, वो सब्सटेंशिएटेड है, वो वेरीफाइड है? कहने का मतलब ये है। एंड वेदर द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड टू दी अप्रोप्रिएट, और जो हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं वो अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट है या नहीं है। बस इतनी सी बात इन लोगों ने बताई। ठीक है, कुछ एग्जांपल इन लोगों ने दिए जहाँ पे परमिटेड और रिक्वायर्ड बाय लॉ हो सकता है। जैसे फ्रॉड हुआ है, ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, फ्रॉड का एग्जांपल दिया था इंडियन कंपनीज एक्ट के उसमें से कि भाई 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड इनवॉल्वड होता है, देन यू हैव टू रिपोर्ट टू दी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। उसको रिपोर्ट आपको करना पड़ता है एप्रोप्रिएट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो वो फ्रॉड रिपोर्टिंग हो गया, टैक्स इवेजन का मैटर है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिज्म जैसे मैटर है, इनसाइडर डीलिंग के कंसेप्ट हो गए, मार्केट अब्यूज है, और कंपनी लॉ के अंडर कोई ऑफेंस है, ये चीजें। आ गया भाई? समझ में क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes. ठीक है, इसके अलावा ये, इसको पूरा नहीं पढ़ रहा मैं, बस बता रहा हूँ कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो वो भी आपकी ड्यूटी बनती है बताना। पब्लिक इंटरेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जहां आपको लगता हो कि भाई ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिससे कि पब्लिक को बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, ये आप कैसे डिटरमाइन करोगे पब्लिक इंटरेस्ट की है या नहीं है? तो आप देखोगे भाई जो अमाउंट इन्वॉल्व है, ठीक है, और कि वेदर मेंबर्स ऑफ द पब्लिक, क्या लोगों का जो है सिर्फ इफेक्ट होने वाला है, लाइक्लीहुड ऑफ द रेपुटेशन क्या है, क्लाइंट कितना अनविलिंग है इस तरह के डिस्क्लोजर्स को लेकर के, मैटर की ग्रेविटी क्या है, रिलेवेंट लॉस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके अलावा लीगल एडवाइस। तो ये सब चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए डिटरमाइन करने में कि ये मैटर पब्लिक इंटरेस्ट का है या नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। आगे समझ में क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? Yes. ठीक है ना, ये अपना मेजर मेजर चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक एक पेज रह गया, कोई बात नहीं, इसको शाम को पढ़ लेंगे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ये शाम को पढ़ लेंगे और आज शाम से फिर क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। मतलब अभी आज क्या हो गया, मंडे, थर्सडे हो गया ना आज? Yes, sir. ठीक है, तो आज हम लोगों का चैप्टर तो ये कंप्लीट हो ही गया है, और अब इसके हम लोगों के 4 चैप्टर्स के क्वेश्चन करने हैं, तो 2 दिन हम लोग डेडिकेटेडली सिर्फ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो फ्रॉम संडे और फ्रॉम मंडे हम लोग 5th 6th 7th 8th 4 चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीक का टारगेट बनाएंगे। नेक्स्ट वीक पे वो चैप्टर थोड़े बड़े हैं तो हो सकता है कि 8 9 या 10 दिन भी लग जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट 10 तक हम लोग टारगेट बनाते हैं 8 चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करने का। ठीक है भाई? हाँ है ना? Yes. तो आज इसके क्वेश्चंस करेंगे शाम को बैठ के। ठीक है, चलो खत्म करें क्लास। कोई डाउट हो तो बता दो, पढ़ लेना, पढ़ोगे जब तभी कर पाओ। तो ये 4 चैप्टर्स का रिवीजन आप अच्छे से कर लो घर पे बैठ के आज, ताकि हम क्वेश्चंस करें, इसके क्वेश्चंस जो है वो भी सॉल्व कर लो, जो बुक में दिए गए वो तो अच्छे से कर ही लो, वो हमारा हो जाए, फिर अभी जो क्वेश्चंस है वो और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, Yes, sir. चलो क्लास खत्म करते हैं, बाय, गुड डे।